हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब स्टडी मैटर पर। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस मेजर 3 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है राजनीतिक चिंतन की विचारधारा में सिसरो के विशिष्ट योगदान की व्याख्या करें। आज हम लोग देखने वाले हैं सिसरो के बारे में कि सिसरो द्वारा राजनीतिक चिंतन की विचारधारा में सिसरो की विशिष्ट योगदान की व्याख्या करें। मतलब राजनीतिक चिंतन में उसके विचारधारा में सिसरो का क्या योगदान था। ठीक है, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया गया है। ये आपका सिसरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सिसरो के बारे में कुछ ही पूछा जाए तो आपको यही आंसर लिखना है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कल ही परसों आप लोग का एग्ज़ाम है 24 तारीख से, तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी तैयारी आप लोग कर लीजिए। आइए समझते सबसे पहले इसके परिचय को। ठीक है, जो सिसरो थे वो सिसरो कौन थे, आइए उसको पहले एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि कौन थे वो। तो सिसरो का जो पूरा नाम है वो था मार्कस टूलियस सिसरो। ठीक है, सिसरो का पूरा नाम मार्कस टूलियस सिसरो था और इनका जन्म जो है जीवन काल का बात करें तो जीवन काल इनका 106 ईसा पूर्व से 43 ईसा पूर्व तक था। मतलब 106 में इनका जन्म हुआ था और 43 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया था। और ये एक रोमन राजनेता, वकील, दार्शनिक और लेखक और एक वक्ता भी थे। ठीक है, वक्ता मतलब बोलने वाले जो भाषण देते हैं। ठीक है, वो इसके परिचय को कैसे लिखेंगे, एग्जाम में हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, तो आइए समझते हैं। परिचय में लिखेंगे कि सिसरो प्राचीन रोमन गणराज्य के महान दार्शनिक, वक्ता और राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने राजनीतिक, कानून और नैतिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नैतिकता का मतलब क्या, जो सच बोलता है, जो वादे को निभाता है, मतलब जो बात किया उसको पूरा करना, नैतिकता का मतलब वही होता है। उसके बाद लिखा है कि सिसरो के विचार न केवल प्राचीन रोमन सभ्यता के लिए बल्कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन के लिए भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब होता है मिलता जुलता। प्रासंगिक का मतलब जिसके बारे में बात हो रहा है उसी से रिलेटेड अगर कोई और बात हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्रासंग में। ठीक है, मतलब प्रासंगिक, मिलता जुलता। आगे लिखा है कि उन्होंने प्राकृतिक कानून, स्वतंत्रता, न्याय और गणराज्य की अवधारणा को एक नई दिशा प्रदान की। उनके राजनीतिक विचारों का मुख्य उद्देश्य गणराज्य की स्थिरता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना था। तो ये आपका एक परिचय हो गया, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और इसी तरह से आपको एग्जाम में परिचय के रूप में लिखना है। आइए हम लोग समझते हैं मेन पॉइंट को। यहाँ से शुरू होता है कि सिसरो के राजनीतिक चिंतन की मुख्य अवधारणाएं। इनकी क्या अवधारणा था राजनीतिक चिंतन को लेकर, राजनीति के बारे में सिसरो का, वो हम लोग समझेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्राकृतिक कानून का सिद्धांत। प्राकृतिक कानून का सिद्धांत, इसमें वो क्या कहते हैं, सिसरो कहते हैं कि सिसरो ने प्राकृतिक कानून को सार्वभौमिक और शाश्वत मान्यता दी। सिसरो ने प्राकृतिक कानून जो है उसको सार्वभौमिक और शाश्वत मान्यता दी। यहाँ पर सार्वभौमिक का मतलब क्या है, जो पूरे देश में मान्य हो, जिसका विस्तार पूरे देश में हो। ठीक है, मतलब हर जगह पर उसका विस्तार हो। किसी भी चीज़ का जब हर जगह पर विस्तार होता है उसको बोलते हैं सार्वभौमिक। और शाश्वत का मतलब क्या होता है, शाश्वत का मतलब होता है जो खत्म नहीं होता है, जो सदा रहने वाला। ठीक है, जो कभी खत्म ना हो उसको बोलते हैं शाश्वत। तो सिसरो ने प्राकृतिक कानून को सार्वभौमिक और शाश्वत मान्यता दी, मतलब हमेशा और हर जगह रहने का क्या बताया, इसके बारे में बताया, मान्यता दिया है। दूसरा जो पॉइंट है, उनके अनुसार प्राकृतिक कानून का स्रोत ईश्वर है और यह भी मनुष्यों के लिए समान है। उनके अनुसार क्या है कि प्राकृतिक कानून जो उसका स्रोत ईश्वर है और यह सभी मनुष्यों के लिए समान है। अगला जो पॉइंट उन्होंने दिया है वो है, उनका मानना था कि मानव निर्मित कानून तभी वैध है जब वह प्राकृतिक कानून के सिद्धांतों के अनुरूप हो। बताया जा रहा है, सिसरो कहते हैं कि जो मानव निर्मित कानून है, जो मनुष्यों द्वारा जो कानून बनाया गया है वो तभी वैध होगा जब वो प्राकृतिक से अनुरूप हो, जो मतलब प्राकृतिक की तरह ही हो, मतलब उससे मिलता जुलता हो, उसी का फोटोकॉपी हो। ठीक है, इस तरह का बात हो रहा है। अगला जो पॉइंट है, प्राकृतिक कानून नैतिकता और न्याय का आधार है। और प्राकृतिक कानून जो है वो नैतिकता और न्याय का आधार है। तो इसी रूप में जो मनुष्य ने कानून बनाया उसी के अनुरूप उसको भी काम करना चाहिए, तब जाके प्राकृतिक कानून का सिद्धांत काम करेगा। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है गणराज्य की अवधारणा। इसमें क्या कहा है, तो सिसरो ने गणराज्य को कानूनों का शासन के रूप में परिभाषित किया। सिसरो ने गणराज्य को जो है कानूनों का शासन के रूप में इसको परिभाषित किया है। दूसरा जो पॉइंट है, उनके अनुसार गणराज्य का मुख्य उद्देश्य आम भलाई को सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार जो गणराज्य है उसका मुख्य उद्देश्य है आम भलाई को सुनिश्चित करना। और तीसरा जो पॉइंट है, उन्होंने गणराज्य में सत्ता के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन पर बल दिया। अब ये तीनों क्या होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होता है, तो विधायिका जो है, विधायिका किसी भी देश में कानून को बनाता है। ठीक है, मतलब कोई भी देश है वहाँ पर कानून को बनाने का काम विधायिका का होता है। और कार्यपालिका क्या करता है, तो उस कानून को वो लागू करता है, लागू करने का काम है कार्यपालिका का। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो कानून बनाया गया, न्यायपालिका उसका समीक्षा करता है, मतलब उसको देखता है क्या सही है क्या गलत है,
चीज़ों को समीक्षा करता है वो, ठीक है। किसका? तो न्यायपालिका का ये काम है। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम उसको लागू करना, और न्यायपालिका का काम है उसको देखना, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आइए आगे समझते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, न्याय की परिभाषा। न्याय की परिभाषा को कैसे डिफाइन किया है सिसरो ने? तो सिसरो के अनुसार न्याय का अर्थ है दूसरे को वह देना जो उनका अधिकार है। न्याय का सिसरो के अनुसार न्याय का अर्थ है कि किसी भी इंसान को, किसी को भी जिस चीज़ का जरूरत है, जिस चीज़ का अधिकार है, उसको वो चीज़ देना ही न्याय कहलाता है। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने न्याय को व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक माना है। सिसरो जो है, उन्होंने न्याय को व्यक्तिगत नैतिकता, मतलब हर व्यक्ति के जो नैतिक चीज़ें होती है, जो वो बोलता है उसको करने का जो चीज़ होता है उसको किया जाए, और सामाजिक व्यवस्था के लिए उसको आवश्यक माना है। अगला जो पॉइंट है उनके द्वारा जो दिया गया है, उनके विचार में एक न्यायपूर्ण राज्य ही स्थिर और सुरक्षित हो सकता है। सिसरो कहते हैं कि एक न्यायपूर्ण राज्य ही स्थिर और सुरक्षित हो सकता है। एक न्यायपूर्ण मतलब जहाँ पर न्याय हो, जो न्याय से परिपूर्ण हो देश, वही सुरक्षित और अस्थिर हो सकता है। ये न्याय की परिभाषा में वो कहते हैं। चौथा है आपका स्वतंत्रता का महत्व। स्वतंत्रता का महत्व, स्वतंत्रता का महत्व कैसे है सिसरो के अनुसार? तो सिसरो ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उच्च प्राथमिकता दी। सिसरो जो है वो व्यक्तिगत मतलब हर एक आदमी के लिए पर्सनली जो प्राथमिकता है वो उसको उच्च रखा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, कि सभी को जीने का, अपनी तरह से काम करने का अधिकार हो, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, उनके अनुसार स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज में कानूनों का पालन हो। उनके अनुसार स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज में कानूनों का पालन हो। जब समाज में सभी लोग कानून का पालन करेंगे तभी जाके एक स्वतंत्रता का मतलब संभव है, तभी जाके वो स्वतंत्रता बन सकता है। जब सभी लोग, समाज के सभी लोग कानूनों का पालन करेंगे, उल्टा पुल्टा काम नहीं करेंगे, मतलब गलत काम नहीं करेंगे, तभी एक समाज में स्वतंत्रता स्थापित हो सकता है। ये कहना है सिसरो का। आगे लिखा है कि उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता कानून के अधीन रहने में है। सिसरो ने कहा है कि जो सच्ची स्वतंत्रता है वो कानून के अधीन रहने में ही, मतलब जो कानून बनाया गया है उसको मानते हुए चलने से क्या है, उनको मानते हुए स्वतंत्रता है। मतलब कानून के अगर हम लोग अधीन चलेंगे, कानून के हिसाब से चलेंगे, तभी स्वतंत्रता का मान्यता है। अगला जो पॉइंट है, उन्होंने कहा है कानून और नैतिकता का संबंध। कानून और नैतिकता का कैसा संबंध है, किस तरह का संबंध है, उसके बारे में जानेंगे। तो लिखा है कि सिसरो ने कानून और नैतिकता के घनिष्ठ संबंध को रेखांकित किया है। सिसरो ने कानून और जो नैतिकता है उसमें घनिष्ठ संबंध का रेखांकित किया है, ठीक है। मतलब उसके बारे में बताया है कि कानून और नैतिकता का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आगे उन्होंने कहा है कि उनका मानना था कि कानून का उद्देश्य नैतिकता को प्रोत्साहित करना और समाज में अनुशासन बनाए रखना है। कानून का जो उद्देश्य है वो जो नैतिकता है उसको प्रोत्साहित करना और समाज में अनुशासन बनाए रखने के लिए कानून जरूरी है। कानून का यही उद्देश्य था, किससे? सिसरो के अनुसार। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने नैतिकता को कानून का आधार माना, और नैतिकता जो है उसको कानून का ही आधार माना है, ठीक है। क्योंकि अगर लोग नैतिक रहेंगे, लोग अगर सही रहेंगे, सच्चे रहेंगे, तभी जाके वो कानून को मानेंगे। इसीलिए नैतिकता को ही कानून का आधार बताया गया सिसरो के द्वारा। छठा जो पॉइंट है, राजनीतिक स्थिरता और नेतृत्व। राजनीतिक स्थिरता और नेतृत्व, इसमें क्या कहते हैं कि सिसरो ने राजनीतिक स्थिरता के लिए नैतिक और कुशल नेतृत्व पर जोर दिया। सिसरो ने राजनीतिक स्थिरता के लिए क्या है कि नैतिक और कुशल नेतृत्व पर ही जोर दिया है। मतलब अगर नेतृत्व उसका नैतिक और कुशल रहे तभी जाके राजनीतिक स्थिरता बना रहेगा, नहीं तो सत्ता में उल्टा पुल्टा उलटफेर देखा जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि उनके अनुसार एक अच्छे नेता को नैतिकता, न्याय और विवेक का पालन करना चाहिए। जो अच्छे नेता हैं, जो शासक है, उनको नैतिकता मतलब वो नैतिक होने चाहिए, न्याय का पालन करना चाहिए और विवेक, उनके पास बुद्धि भी होना चाहिए, तभी जाके सही से जो है राजनीतिक स्थिरता बना रहेगा, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि उन्होंने यह भी कहा है कि शासन का मुख्य कर्तव्य नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना है। उनका कहना है कि शासक का जो मुख्य कर्तव्य है वो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना है। जो जनता है उसके कल्याण के लिए, उनकी समस्याओं को कल्याण करने के लिए उनका सबसे परम धर्म है, परम कर्तव्य है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे सिसरो के योगदान की विशेषताएं। सिसरो द्वारा जो योगदान किया गया उसकी विशेषताएं, ठीक है। तो क्या लिखा है? प्राचीन और आधुनिक राजनीतिक दर्शन का सेतु। मतलब जो प्राचीन था और जो आधुनिक है आज है, उसके जो राजनीतिक दर्शन उसका एक पुल के काम करता है, ठीक है। किसे? तो सिसरो ने प्राचीन ग्रीक राजनीतिक विचारों जैसे प्लेटो और अरस्तु को रोमन सभ्यता में समाहित किया और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। उन्होंने रोमन कानून को
शासन को दार्शनिक आधार प्रदान किया, जो आधुनिक राजनीतिक दर्शन के लिए आधारशिला साबित हुआ है। यहाँ पर बात किया गया है जो प्लेटो और अरस्तु द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे उनके बारे में, ठीक है, तो उनका यहाँ पर काम आता है आज भी। अगला जो पॉइंट है वो है कानून की सार्वभौमिकता। फिर यहाँ पर सार्वभौमिकता शब्द आया। सार्वभौमिकता का मतलब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हर जगह रहने वाला, ठीक है, मतलब पूरे विश्व में इसका विस्तार हो जिस चीज़ का, उसी को बोलते हैं सार्वभौमिक। तो कानून की सार्वभौमिकता, इसमें क्या कहते हैं कि सिसरो का यह विचार है कि कानून सार्वभौमिक और प्राकृतिक है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में सहायक हुआ। सिसरो जो है वो कहते हैं कि सिसरो का जो विचार है वो कहते हैं कानून सार्वभौमिक और प्राकृतिक है, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में सहायक है, और जो आज का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके विकास में ये सहायक है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है लोकतंत्र और गणराज्य का समर्थन। तो इसमें कह रहे हैं कि सिसरो ने लोकतंत्र और गणराज्य के सिद्धांतों का समर्थन किया है। उनका विचार था कि एक मजबूत गणराज्य नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सिसरो ने लोकतंत्र और गणराज्य के सिद्धांतों का समर्थन किया और उनका विचार था कि एक मजबूत गणराज्य नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वक्तृत्व कला का उपयोग। वक्तृत्व कला का उपयोग, सिसरो ने अपने वक्तृत्व कौशल का उपयोग राजनीतिक विचारधारा के प्रचार और रोमन गणराज्य के संरक्षण के लिए किया। उनकी भाषण शैली और तर्क क्षमता ने उन्हें रोमन समाज में अत्यधिक प्रभावशाली बनाया, क्योंकि जो सिसरो थे वो वक्ता भी थे, वो भाषण भी देते थे किसी भी चीज़ के बारे में। तो इनका जो ये काम था, ये क्या किया, तो उन्हें रोमन समाज में अत्यधिक प्रभावशाली बनाया था, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे सिसरो के विचारों की प्रासंगिकता। सिसरो का जो विचार है वो कैसे प्रासंगिक है किसी चीज़ों से, उसको देखते हैं। तो आधुनिक लोकतंत्र में योगदान, आज का जो लोकतंत्र है उसमें कैसे इनका योगदान है। तो सिसरो के विचार आज के लोकतांत्रिक समाजों का कानून, स्वतंत्रता और न्याय की नींव को मजबूत करती है। सिसरो का जो विचार था वो आज के समाज में, कानून में, स्वतंत्रता और न्याय में का जो नींव है उसको मजबूत करने में ये काम आता है। उनकी गणराज्य की अवधारणा आधुनिक संवैधानिक शासन की संरचना में प्रचलित होती है, ठीक है। और उनका जो गणराज्य की अवधारणा है वो आधुनिक संवैधानिक शासन की संरचना में परिलक्षित होती है। दूसरा जो पॉइंट है नैतिक नेतृत्व की अवधारणा। उनके नैतिक और न्यायपूर्ण नेतृत्व के सिद्धांत आज भी राजनेताओं और प्रशासकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो प्रशासक है या फिर जो राजनेता है उनके लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तीसरा जो पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कानून। तो सिसरो की प्राकृतिक कानून की धारणा ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के विकास में योगदान किया है। सिसरो का जो प्राकृतिक कानून है उसका जो धारणा है उसने क्या किया, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार का यहाँ मतलब आप समझिए कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी को अधिकार जो प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं मानवाधिकार, ठीक है। मानवाधिकार का मतलब है कि हर व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राप्त होने वाला अधिकार, उसी को आप समझिए कि मानवाधिकार उसी को कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून में सिसरो की प्राकृतिक कानून की धारणा ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के विकास में योगदान दिया है। इसके बाद आलोचना देख लेते हैं, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन पूछे सिसरो के बारे में तो आपको यही आंसर लिखना है, इसीलिए आपको यहाँ पर विशेषता मिल जाएगा, स्वरूप मिल जाएगा, प्रकार, सब कुछ आपका जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब कुछ को यहाँ पर डिफाइन किया गया, बताया गया। आलोचना भी देख लेते हैं, अगर पूछा जाता है आलोचना के बारे में तो आप ये भी लिखेंगे, ठीक है। आदर्शवाद का अतिरेक। अतिरेक का मतलब क्या होता है, तो आवश्यक से अधिक। आदर्शवाद जो है इसमें मतलब कि आवश्यकता से ज़्यादा ही आदर्शवाद था इसका विचार, ठीक है, सिसरो का। तो कहा जा रहा है कि सिसरो का दृष्टिकोण आदर्शवादी है जो व्यवहारिक राजनीति में हमेशा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है गणराज्य की सीमाएं। तो सिसरो का गणराज्य केवल रोमन समाज के संदर्भ में उपयुक्त था और अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं में इसे लागू करना कठिन हो सकता था। सिसरो के द्वारा जो गणराज्य का जो संदर्भ था, जो गणराज्य के बारे में बताया गया था, वो सिर्फ रोमन समाज के लिए उपयुक्त था, ठीक है, मतलब और जो अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना है उसमें इसको लागू करना कठिन हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो आलोचना है वो सामाजिक असमानता की उपेक्षा। सिसरो ने सामाजिक असमानता और वर्ग संघर्ष की समस्या पर अधिक ध्यान नहीं दिया। मतलब कि जो सिसरो है उसने जो समाज में असमानता है और या फिर जो वर्ग संघर्ष है, जो किसी भी क्लास के जो लोग हैं वो संघर्ष करते हैं, उसकी समस्या पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष को देखेंगे, निष्कर्ष को किस तरह से लिखेंगे वो समझिए आप लोग, और यह क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो निष्कर्ष में जैसा कि आपने देखा उसी को लिखना है। आप चाहे तो इसको 2-3 लाइन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए कुछ बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो सिसरो ने राजनीतिक चिंतन में नैतिकता, कानून और स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित किया है।
उसका प्राकृतिक कानून का सिद्धांत, गणराज्य की अवधारणा और न्याय की परिभाषा आज भी राजनीतिक और समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए प्रासंगिक है। उन्होंने प्राचीन और आधुनिक राजनीतिक विचारों के बीच सेतु का कार्य किया। रोमन गणराज्य में संरक्षण के लिए अपने विचारों और कार्यों से अमूल्य योगदान दिया है। ठीक है, रोमन जो सभ्यता था, रोमन जो गणराज्य है, उसमें संरक्षण के लिए क्या है, अपने विचारों को कार्य का अमूल्य योगदान इन्होंने दिया है सिसरो ने। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर कोई दिक्कत है, किसी भी तरह का फीडबैक कर देना चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।